वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोजोलॉजी के बारे में, जो कि हमारी फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर हो जाती है। ठीक है, और आप लोग डॉक्टर के पास विजिट करते हो तो डॉक्टर आप लोग को जब दवाएं देता है तो उसके साथ हमारी दवाओं की कुछ डोज भी आप लोग को प्रिस्क्राइब करते हैं। यानी मान लीजिए अगर डॉक्टर बहुत ही आसान होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। यानी हमारी जो दवा की डोज होती है वो हमारे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यानी अगर सिंपली एक एग्जांपल से समझें तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक दवा है, ठीक है, एक कैप्सूल है, तो उस कैप्सूल या फिर टैबलेट की जितनी डोज हमारी यंग पर्सन को देनी है उतनी ही डोज हम लोग एक छोटे बच्चे को नहीं दे सकते। यानी कि मान लीजिए अगर कोई 20 साल का आदमी है और उसको हम लोग एक टैबलेट दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा 5 साल का छोटा सा बच्चा है उसको हम लोग आधी गोली या फिर उससे भी कम अमाउंट में देंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि वो एक टैबलेट उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारी जो है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे हमारी दवा की डोज डिपेंड करती है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को आज हम लोग पोजोलॉजी के अंडर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे पोजोलॉजी की डेफिनेशन को। तो हमारा जो पोजोलॉजी है वो हमारे ग्रीक के 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसमें पहला वर्ड है हमारा पोजोस और दूसरा वर्ड है हमारा लोगोस। तो पोजोस का मतलब होता है हाउ मच और लोगोस का मतलब होता है साइंस। तो यहाँ पे सिंपली बात करें तो पोजोलॉजी हमारी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जो कि हमें ये बताती है कि कोई पेशेंट है, ठीक है, तो उसको हमारी दवा की कितनी डोज दी जाए जिससे हमारी दवा का जो भी डिजायर्ड इफेक्ट है वो हमारे पेशेंट को मिल सके। यानी और सिंपल वर्ड में बात करें तो हमारे पेशेंट की जो भी बीमारी है उसको ठीक करने के लिए दवा कितने अमाउंट में दी जाए वही हमारी पोजोलॉजी डिसाइड करती है। यानी उसी को हम लोग पोजोलॉजी के अंदर में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे बात करें कि यार हमारी जो डोज ऑफ अ ड्रग होती है, यानी हमारी कोई भी दवा की जो डोज होती है उसको इतनी आसानी से हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं। वो हमारी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, जिसको आज हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजोलॉजी के अंडर में बहुत ही डिटेल में एक एक करके देखने वाले हैं। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो हमारी दवा होती है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से अपना इफेक्ट शो करती है, क्योंकि ये जो हमारे जो भी फैक्टर्स अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखो यार, सबसे पहले हम लोग मान लीजिए हमारी कोई टैबलेट है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या होता है कि हम लोगों ने टैबलेट ली, ठीक है, तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको अपने माउथ से, मान लीजिए टैबलेट है तो उसको माउथ से कंज्यूम किया। उसके बाद क्या होता है कि हमारी उस टैबलेट का हमारा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है कि दवा हमारे यहाँ पे ब्लड में रीच करती है, ठीक है, और ब्लड में रीच करने के बाद वो अपना यहाँ पे इफेक्ट शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ समझी कि दवा हमारी जब हमारे ब्लड में पहुँचती है तभी अपना इफेक्ट शो करती है। तो यहाँ पे बात करें तो जो हमारी टैबलेट होती है, ठीक है, तो उसका पूरा पार्ट यहाँ पे ब्लड में नहीं पहुँचता है, ठीक है, जितना हमारा जो हमारा मेन एपीआई होता है या फिर जो हमारा मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने डोजेज फॉर्म में बहुत ही अच्छे से समझा था, तो यार वही हमारा ब्लड में पहुँचता है और वही हमें इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो बाकी जो हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनका हमारा यहाँ पे एक्सक्रीशन हो जाता है, यानी कि वो हमारी बॉडी से हमारी यूरिन के थ्रू या फिर हमारे जो है स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि यार उनका तो हमारी बॉडी में कोई काम होता नहीं है। तो यार कुछ इस तरीके से हमारी दवा जो है पहले एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद ब्लड में पहुंचती है, उसके बाद उसका जो है हमारा एक्सक्रीशन होता है। देखो यार इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, बट मैंने आप लोग को एक बेसिक से समझाया है, क्योंकि इससे हम लोग अभी आगे समझने वाले हैं बहुत सारे अपने फैक्टर्स को। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पोजोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला फैक्टर है वो हमारा एज है, दूसरा यहाँ पे सेक्स है, तीसरा यहाँ पे बॉडी वेट है, चौथा यहाँ पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, पांचवा यहाँ पे टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, सिक्स्थ हमारा यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सेवंथ हमारा यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ डिजीज है, एट्थ हमारा एक्यूमुलेशन है, उसके बाद हमारा एडिटिव इफेक्ट है, उसके बाद हमारा टैकीफाइलैक्सिस है, सिनर्गिज्म है, एंटागोनिज्म है, टॉलरेंस है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस एंड इमोशनल फैक्टर्स। तो यार ये हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी डोज ऑफ ड्रग डिपेंड करती है। तो आइए हम लोग इनको एक एक करके बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एज की। तो देखो यार होता क्या है कि जो हमारी दवाओं की डोज होती है वो हमारी डिफरेंट एज के साथ वैरी करती है। यानी यहाँ पे बात करें जो हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, ठीक है, वो हमारी कुछ दवाओं के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि यार देखो आप लोगों को यार पता होगा कि उनके अंदर जो हमारे नंबर ऑफ बोन्स हैं वो भी 206 नहीं होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा उनके अंदर हमारे नंबर ऑफ टीथ्स भी उतने नहीं होते हैं। तो उनके अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली वो अभी वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। तो क्या होता है, जैसा मैंने आप लोग को अभी बताया था कि हमारी जो दवा होती है, ठीक है, तो उसका एक्सक्रीशन भी तो होना जरूरी है। तो जो एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, यानी दवा हमारी जो बॉडी से बाहर निकलती है वो हमारी बेसिकली लिवर किडनी के थ्रू निकलती है, ठीक है, यूरिन के थ्रू। तो यार जो उनका लिवर फंक्शन होता है वो वेल डेवलप्ड ही नहीं होता है, यानी वो इमैच्योर स्टेट में होता है। तो यार जो हमारी कुछ दवाएं होती हैं जिनका एक्सक्रीशन हमारा लिवर के थ्रू ही होता है, यानी कि जो हमारी किडनी और यूरिन के थ्रू ही बाहर निकाली जाती हैं, उनके प्रति जो हमारे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो उनको वो दवाएं देने से बचना चाहिए या फिर उनकी
बहुत ही उन दवाओं की बहुत ही कम डोज उनको दी जाती है, ठीक है। और वहीं यहाँ पर हम लोग बात करें तो हमारे जो कुछ एल्डर पेशेंट्स होते हैं, यानी हमारे जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, जिनकी एज यहाँ पे हमारी 60+ होती है, तो वो हमारी जो हिप्नोटिक्स होती हैं, यानी हमारी जो नींद की दवाएं होती हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो हमारी नींद की दवाएं हैं वो उनके अंदर कन्फ्यूजन की स्टेट प्रोड्यूस कर सकती है, तो उनको जो हमारी हिप्नोटिक्स जो दवाएं होती हैं उनको बहुत ही कम अमाउंट में दिया जाता है। अगर यार उनको यहाँ पे ज़रूरत भी है तो एक नॉर्मल टीनेजर के मुकाबले उनकी जो डोज होती है दवा की वो कम होती है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं अपने सेकंड फैक्टर पे, जो कि है हमारा सेक्स या फिर जेंडर। तो यार देखो क्या होता है कि हमारी जो कुछ कुछ दवाएं होती हैं उनका इफेक्ट हमारी वुमेन्स में अलग देखने को मिलता है और हमारे मेंस में अलग देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी हमारी दवा की डोज यहाँ पे वुमेन्स और मेंस के लिए कुछ कुछ दवाओं में वेरी करती है। और बात करें यहाँ पे तो स्पेशल केयर शुड बी टेकन व्हाइल गिविंग द ड्रग्स इन द स्टेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। यानी कि यहाँ पे जब किसी वुमेन का यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा होता है या फिर वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के स्टेट में होती हैं, लैक्टेशन यानी कि जब वो अपने बेबी को फीड करा रही होती हैं, तो उस समय हमारी दवाओं को देते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यार क्या होता है कि कुछ कुछ दवाएं यहाँ पर जो बेबीज होते हैं, ठीक है, उन पर बहुत ही बुरा इफेक्ट डाल सकती हैं। और यहाँ पर बात करें तो जो अल्कोहल और नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, तो उनको तो प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो जो बेबीज होते हैं उन पर बहुत ही बुरा इफेक्ट डाल सकती हैं। अब यहाँ पे अल्कोहल और नार्कोटिक ड्रग्स यानी कि हमारी जो नशीली और जो हमारी नींद की दवाएं होती हैं, इसमें हमारे मार्फिन और बार्बिचुरेट्स यहाँ पे कुछ मेन एग्जांपल्स हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि होता है हमारा बॉडी वेट। तो यार देखो क्या होता है कि जो हमारी एक एवरेज डोज होती है, ठीक है, वो हमारे 50 to 100 kg बॉडी वेट के लिए डिसाइड होती है, ठीक है। अगर कोई इंसान जो है इस बॉडी वेट के बीच में लाई कर रहा है तो उसके लिए हमारी एवरेज डोज, यानी मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए हैं, ठीक है, तो डॉक्टर जब ये कहता है ना कि दिन में 2 टाइम लेनी है, 3 टाइम लेनी है, तो वो हमारा एक नॉर्मल डोज होती है, ठीक है। तो वो हमारा सब पे नहीं अप्लाई होता है, यानी कि ये जो हमारी डोज है ये हमारे ओबीज पेशेंट्स, चिल्ड्रन और वेरी वीक पेशेंट यानी जो मेल नरिश पेशेंट होते हैं उन पे नहीं अप्लाई होती है। ओबीज पेशेंट्स का मतलब होता है यानी कि हमारे ऐसे पेशेंट्स जिनका वेट हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, चिल्ड्रन यानी हमारे जो छोटे बच्चे हैं, और मेल नरिश्ड यानी कि जो हमारे आप कह सकते हैं कि जिनको कुपोषण का शिकार है, तो उनके लिए हमारी जो दवा की डोज है वो हमारी कैलकुलेट होनी चाहिए बॉडी वेट के हिसाब से, यानी कि उसको हम लोग को अलग से कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। उसमें हम लोग ये नॉर्मल डोज को नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो क्या होता है कि मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना। यार यहाँ पे बात करें कि जब हम लोग दवाओं के केस में एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब होता है कि यानी दवा को खाना, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे सिंपली मतलब होता है कि दवा को लेना। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है कि दवा को हम लोग अपनी बॉडी में किस रूट से ले रहे हैं, यानी कि मान लीजिए अगर दवा को हम लोग मुंह से ले रहे हैं तो वो हमारा ओवरऑल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई हम लोग जो है ऑइंटमेंट या फिर क्रीम को अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए अगर इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं तो वो हमारा इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो उसी तरीके से क्या होता है कि देखो जो हमारे इंट्रावेनस डोज होती हैं वो हमारी स्मॉलर होती हैं ओरल और टॉपिकल डोज के कंपेयर में। अब देखो जैसा मैंने आप लोग को पहले बताया था स्टार्टिंग में कि जो हमारी दवा होती है वो हमारी बॉडी में कब इफेक्ट करती है, जब वो हमारी ब्लड में पहुंचती है। तो देखो क्या होता है कि जो हमारी इंट्रावेनस डोज होती है, यानी जो हमारे इंट्रावेनस आईवी इंजेक्शंस होते हैं, वो हमारे डायरेक्टली ब्लड में ही पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है। तो यार वहाँ पे मतलब बात करें तो यहाँ पे कोई एक्सिपिएंट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो उसकी डोज होती है वो हमारी ओरल और टॉपिकल के मुकाबले, यानी कि जो दवा हम लोग मुंह से ले रहे हैं या फिर जिस दवा को हम लोग अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं उसके मुकाबले जो हमारी इंट्रावेनस यानी जो इंजेक्शन की डोज होती है वो हमेशा स्मॉल होती है। क्यों स्मॉल होती है? क्योंकि उसमें हमारा एक्सिपिएंट नहीं होता है, समझ रहे हो ना आप लोग, बिकॉज दे आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड इन ब्लड, ठीक है, यानी कि उनको ब्लड में डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता है। तो आई होप कि यार आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक ऑल्सो डिलेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन कंपेयर टू एम्प्टी स्टमक। अब देखो यहाँ पे सिंपली क्या बताया जा रहा है कि अगर हम लोग दवा को खाली पेट लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारी जो दवा है वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होती है अगर हम लोग कंपेयर करें कि दवा को हम लोग जो है खाने के बाद ले रहे हैं। तो यार यहाँ पे एक बात सोचने लायक है कि अगर ऐसी ही बात है तो आप लोग को एक बात पता होगी कि ज़्यादातर डॉक्टर जो हमें दवा देते हैं वो तो हमें यही कहते हैं कि दवा को खाने के बाद लेना है। तो अगर दवा का एब्जॉर्प्शन हमारा खाने के पहले हो रहा है तो यार दवा बाद में क्यों लेने को कहा जाता है? तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेकंड पॉइंट में देखें कि इट शुड बी नोटिस दैट इफेक्टिवनेस ऑफ अ ड्रग इज नॉट डिपेंड अपॉन टेकिंग बिफोर और आफ्टर द मील, ठीक है। तो यहाँ पे बात को समझिए
कि यहाँ पे जो है पहले पॉइंट में यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारा दवा का एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो हमारा खाली पेट ज़्यादा अच्छे से होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो दवा का इफेक्ट है वो हमारा इस बात पे नहीं डिपेंड करता है कि हम लोग जो है दवा को खाली पेट ले रहे हैं या फिर खाने के बाद ले रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारी आयरन या फिर आर्सेनिक कंटेनिंग ड्रग्स होती हैं, ठीक है, यानी कि जिन दवाओं में हमारी आयरन या फिर आर्सेनिक होते हैं उनको हम लोग जो है खाने के बाद प्रेफर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जिन दवाओं में हमारी जो है एंटासिड होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जो है खाली पेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यार आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी न्यू हैं, ठीक है, आप लोगों ने इससे पहले ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझा सकूँ ताकि आप लोग को चीज़ें अच्छे से समझ में आए। बाकी यार आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना एक बार फीडबैक जरूर दिया करिए कि क्या आप लोग को मतलब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो यार हम लोग उसको और इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट यानी जो हमारा वातावरण है, ठीक है, उसकी कंडीशन भी हमारी दवा की डोज को इफेक्ट करती है। यानी यहाँ पे बात करें तो जो हमारी सिडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स होती हैं, यानी जो हमारी नींद की दवाएं होती हैं, ठीक है, लाइक बारबिचुरेट यहाँ पे हमारी एक नींद की दवा होती है। तो यार उसकी जो है हमारी अगर हम लोग डे टाइम में ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी हाई डोज रिक्वायर्ड होती है कंपेयर करें अगर हम लोग नाइट में। अब देखो इसको हम लोग सिंपली समझते हैं कि नींद की जो दवा है, ठीक है, उसको रात में कम डोज चाहिए होता है और दिन में अगर हम लोग उसको ले रहे हैं तो वो ज़्यादा डोज में चाहिए होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रात में हमें नेचुरली भी स्लीप आती है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे हम लोग को नींद की दवा लेनी है वो हमारी थोड़े से अमाउंट में काम कर जाती है। लेकिन वही बात करें अगर हम लोग दिन में ले रहे हैं तो हमें उसका ज़्यादा अमाउंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि हमारा प्रेजेंस ऑफ डिजीज। अब देखो क्या होता है कि ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको कोई बीमारी हुई, वो डॉक्टर के पास गया, लेकिन उसको पहले से भी कोई बीमारी है, तो उस टाइम हमारी दवा देते समय डॉक्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे दवा की डोज या फिर दवा ही देते समय बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। कुछ कुछ दवाएं तो हम लोग यहाँ पे दे ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें अगर एग्जाम्पल में, तो जो हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन एक दवा होती है, ठीक है, तो वो हमारी लीवर पेशेंट्स को नहीं देनी चाहिए। और अगर मान लीजिए बहुत ही वर्स्ट केस में अगर देना भी पड़ रहा है तो उसका बहुत कम अमाउंट प्रिस्क्राइब करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा अगर कोई लीवर का पेशेंट है, ठीक है, तो उसकी जो किडनी है वो प्रॉपरली तो काम कर नहीं रही होगी। तो क्या होता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारी एक ऐसी दवा होती है जो हमारी किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीट होती है, ठीक है। देखो अगर हमारी दवा यहाँ पे बॉडी से बाहर नहीं जाएगी तो वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और उसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं। तो यार उन सारी चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान में देनी पड़ती है अगर किसी को पहले से ही कोई बीमारी हो। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है हमारा एक्यूमुलेशन। अब देखो क्या होता है, जैसा मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम लोग किसी दवा को खा रहे हैं, ठीक है, तो उसका बॉडी से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि उसका एक्सक्रीशन होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी क्या होता है कि कुछ कुछ दवाएं हमारी बहुत स्लोली एक्सक्रीट होती हैं, यानी बहुत स्लोली हमारी बॉडी से बाहर निकलती हैं। तो क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसी इकट्ठा होने को सिंपली हम लोग एक्यूमुलेशन का नाम देते हैं। यानी कि जब हमारी दवा हमारी बॉडी में धीरे धीरे करके इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है तो उसको हम लोग एक्यूमुलेशन कहते हैं। अब देखो क्या होता है कि जब हमारी दवा है अगर वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गई तो वो हमारा बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे यार इससे बचना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब यहाँ पे बात करें तो हमारी दवाओं में अगर डिजिटलिस या फिर इमेटिन्स या फिर हैवी मेटल्स हैं तो ऐसी दवाओं के हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है हमारा एडिटिव इफेक्ट। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़्यादातर केस में यही होता है कि डॉक्टर हमारी किसी बीमारी को ठीक करने के लिए 2 से 3 दवाएं देते हैं। यानी ऐसा बहुत कम चांस होता है कि डॉक्टर हमारा एक ही दवा दे, ठीक है, ज़्यादातर टाइम वो 2 से 3 दवाएं देते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए अगर डॉक्टर ने जो है आप लोग को 2 दवाएं दी जिसमें पहली है हमारी ए और दूसरी है हमारी बी, ठीक है। तो एडिटिव इफेक्ट में क्या बताया गया है कि जो ए का जो इंडिविजुअल इफेक्ट है और बी का जो हमारा इंडिविजुअल इफेक्ट है, यानी सिंपली अगर बात करें तो मान लीजिए अगर ए को हम लोग अलग लेते हैं और बी को हम लोग जो है इंडिविजुअली अलग लेते हैं तो उनका जितना एक्शन होगा, ठीक है, उतना ही एक्शन हम लोग को इन दोनों को जोड़ने के बाद भी मिले, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे एडिटिव इफेक्ट हो जाता है। एडिटिव इफेक्ट का सिंपली मतलब क्या होता है कि हमारा जो टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है उन दोनों को साथ में लेने पर वो उतना ही होता है जितना हम लोग उन दवाओं को अलग अलग लें।
देखो मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, बट कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर से आइए हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने दो दवा ली, ठीक है, जिसमें पहली जो दवा है उसका जो नंबर है हमारा 2 है, ठीक है, और दूसरी दवा है उसका नंबर हमारा 2 है। तो इन दोनों को साथ में लेने पर जो हमारा इफेक्ट है वो हमारा कितना है, 4, ठीक है। और अगर इन दोनों को हम लोग अकेले अकेले लेंगे मान लीजिए, तो उसका इफेक्ट भी हमारा 2 और 2 होगा। अगर इनको हम लोग बाद में जोड़ेंगे तो वो भी हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जो है इसका इफेक्ट जो है, ठीक है, जोड़ने पर भी सेम है, ठीक है, तो वो हमारा एडिटिव इफेक्ट के अंदर आ जाता है। और वहीं हम लोग बात करें अगर अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा सिनर्गिज्म, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें भी देखो सेम वही कंडीशन है। इस बार भी हम लोग दो दवा साथ में ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस बार क्या है कि इन दोनों को साथ में लेने पर जो इनका एक्शन है वो बढ़ गया। यानी कि अगर हम लोग इनको एक एक करके लेते, ठीक है, तो इनका एक्शन हमारा कम होता, लेकिन जब हम लोगों ने इन दोनों को साथ में लिया तो वो हमारा ए बी से बढ़ गया। तो इस केस को हम लोग जो है सिनर्गिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल की बात करें तो जब हम लोग प्रोकेन और एड्रेनालिन को साथ में लेते हैं, ठीक है, तो जो हमारा एड्रेनालिन होता है वो हमारे प्रोकेन की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को यहाँ पे इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा एंटागोनिज्म। अब देखो यार, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब हमारे एक ड्रग का एक्शन जो है दूसरी ड्रग से अपोज हो जाए, यानी कि मान लीजिए हम लोगों ने दो दवा ली और उसमें से जो एक दवा है वो दूसरी दवा के इफेक्ट को कम कर दे, ठीक है। देखो यहाँ पर जो हमारा एडिटिव इफेक्ट है, सिनर्गिज्म है, एंटागोनिज्म है, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। एडिटिव इफेक्ट में क्या होता है कि दवा का असर जो है साथ में लेने पर भी सेम रहता है, ठीक है। सिनर्गिज्म में क्या होता है कि दो दवाओं को जब हम लोग साथ में लेते हैं तो उन दवा का जो है असर जो बढ़ जाता है। और एंटागोनिज्म में क्या होता है कि हम लोग अगर दो दवा साथ में ले रहे हैं, ठीक है, तो उनका एक्शन घट जाता है। तो यार यहाँ पे घटने की क्या जरूरत है, यानी कि ये हमारा कहाँ पे यूज होता है। तो यार बात करें जो हमारा एंटागोनिस्टिक रिस्पांस होता है वो हमारा यहाँ पे पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो जो हमारी एसिड पॉइजनिंग होती है उस केस में हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। तो क्या होता है कि जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो हमारी एसिड के पॉइजनिंग को काट देता है, ठीक है। यहाँ पे इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को वो खत्म कर देता है। तो आप लोग समझ रहे होगे कि यहाँ पे जो है हमारा एंटागोनिस्टिक रिस्पॉन्स कितना ज्यादा यूजफुल है। सो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा टॉलरेंस। अब देखो क्या होता है कि जब हमारी कोई दवा बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से किसी पेशेंट को दी जाती है तो उसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो हमारी उस दवा की हैबिचुअल हो जाती है। और क्या होता है कि यार पहले मान लीजिए अगर उस पेशेंट को एक गोली से आराम मिल जा रहा था तो अब उसको जो है उतना ही आराम मिलने के लिए 2 गोली खानी पड़ती है। तो इस इफेक्ट को हमारा क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारे स्मोकर्स होते हैं, यानी जो हमारे बहुत ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीते हैं, ठीक है, तो वो हमारे निकोटीन को टॉलरेट कर लेते हैं। निकोटीन ही हमारा, देखो सिगरेट में जो हमारा मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो हमारा निकोटीन होता है। तो मान लीजिए अगर कोई बहुत ज़्यादा लंबे समय से कोई स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर पहले मान लीजिए उसका जो है एक दिन में 1 सिगरेट से काम चल रहा था, ठीक है, तो बाद में उसको जो है एक दिन में 2 से 3 सिगरेट पीनी पड़ती है, तब जाके उसके दिमाग को उतनी रिलीफ मिलती है, ठीक है। और उसी तरीके से जो हमारे अल्कोहलिक यानी जो हमारे दारू शराब पीने वाले होते हैं, ठीक है, वो हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल को टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से कोई ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा। खैर कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत करो, अच्छी बात नहीं है, बाकी समझ रहे होगे आप लोग। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लीजिए अगर बॉडी में ही जो है हमारी वाटर इलेक्ट्रोलाइट साइकिल या फिर हमारे एसिड बेस बैलेंस या फिर बॉडी का टेम्परेचर ही अगर बिगड़ गया है, ठीक है, तो वो हमारी जो दवा की डोज होती है उसको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर देता है, ठीक है। देखो क्या होता है कि यार बॉडी ही अगर नहीं सही है तो यहाँ पे दवा की डोज तो अफेक्ट होगी। सो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं अपने फाइनल लास्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा इमोशनल फैक्टर। अब देखो ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब देखो क्या होता है कि जो हमारा डॉक्टर का जो बिहेवियर होता है वो हमारी दवा के इफेक्ट को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि दवा के इफेक्ट को प्रभावित करता है। अब देखो यार ये आप लोग को सुनने में भले अजीब लग रहा हो लेकिन ये बहुत बड़ा सच है, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, वो हंसते खेलते अगर किसी पेशेंट को दवा दे रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि पेशेंट जो है उस दवा को खाएगा तो उसको जो है ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा। वहीं अगर बात करें डॉक्टर मान लीजिए बहुत दुखी हो गए या फिर गुस्से में अगर कोई पेशेंट को कोई दवा प्रिस्क्राइब कर रहा है तो यहाँ पे पेशेंट यार पहले से ही डिमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर पेशेंट ऑलरेडी डिमोटिवेट हो गया तो वो यहाँ पे कितनी भी दवा खा ले, ठीक है, उसको वो वाला इफेक्ट ही नहीं मिल पाएगा। अब देखो क्या होता है कि जो हमारे साइकोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उन केस में तो ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगती हैं। और वहीं बात करें जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो हमारी मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो उनको भी हमारी कुछ दवा की लेस डोज चाहिए होती है। तो यार ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो हमारी दवा के डोज को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो आई होप कि यार आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, हम लोग उसको इम्प्रूव करने की और आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे।